हाय स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो वीडियो लेक्चर है ये सेकंड लेक्चर है फ्रॉम द चैप्टर इम्यूनिटी फर्स्ट ईयर बायोलॉजी। और आज के लेक्चर में हम आगाज़ करेंगे इम्यून सिस्टम के पहले लाइन से, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। जैसे कि आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि हम इम्यून सिस्टम को 3 लाइन्स में कैटेगराइज करते हैं, फर्स्ट लाइन, सेकंड एंड थर्ड लाइन। सो हम आगाज़ करते हैं जी फर्स्ट लाइन से। डियर्स, याद रखिए फर्स्ट सेकंड लाइन जो है ये पहले 2 लाइन है नॉन स्पेसिफिक, और जो थर्ड लाइन है इसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक। फर्स्ट और सेकंड लाइन को हम क्यों बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक? क्योंकि वो हर किस्म के पैथोजेंस को बॉडी में ख़त्म करते हैं और हर किस्म के जर्म्स के खिलाफ वो बेसिकली फाइट करते हैं। मतलब फर्स्ट और सेकंड लाइन में कोई भी स्पेसिफिसिटी आपके साथ शो नहीं होती है कि वो किसी खास तबका के खिलाफ काम करता है। नो, फर्स्ट और सेकंड लाइन जब वर्क करता है तो इसके सामने हर किस्म के पैथोजेंस, फॉरेन सब्सटेंसेस जब आते हैं तो वो उसको बॉडी में किल करते हैं, उसको बॉडी के अंदर आने नहीं देते हैं, और अगर बॉडी के अंदर आ भी जाए तो उसको बॉडी में ख़त्म करने की कोशिश करते हैं हर किस्म के पैथोजेंस को। जबकि थर्ड लाइन को हम बोलते हैं स्पेसिफिक, क्योंकि थर्ड लाइन के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स आते हैं ना, तो वो हर किस्म के जर्म्स को नहीं मारते हैं, बल्कि थर्ड लाइन में आने वाले वाइट ब्लड सेल स्पेसिफिक जर्म्स के खिलाफ बॉडी में फाइट करते हैं, लड़ते हैं। दैट्स व्हाई थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज स्पेसिफिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड पावरफुल डिफेंस। सो डियर्स, टॉपिक चूंकि हमारा है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, और इधर आप लोग देखें कि मैंने ब्रैकेट में लिखा भी है कि ये नॉन स्पेसिफिक है। अच्छा, ये चीज आप जहन में याद रखिए कि फर्स्ट लाइन जो है, आपको जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि फर्स्ट लाइन को फर्स्ट लाइन इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वो पहला लाइन है जो फेस करता है पैथोजेंस को, फॉरेन सब्सटेंसेस को। और जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है इसमें बैरियर्स आते हैं, 2 किस्म के बैरियर। वन इज कॉल्ड फिजिकल बैरियर एंड द सेकंड इज कॉल्ड केमिकल बैरियर। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस को मैं बैरियर इसलिए कहता हूं क्योंकि ये बेसिकली हर किस्म के जर्म्स के लिए, हर किस्म के फॉरेन सब्सटेंसेस के लिए एक बॉर्डर लाइन है। आपके बॉडी में जो फर्स्ट लाइन है ये कोशिश करता है कि वो बाहर से जो जरासीम है, बाहर के माहौल में जो आपके साथ रहते हैं, उसको बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं। तो तभी मैं आसान वर्ड्स में कह सकता हूं कि फर्स्ट लाइन का प्राइमरी फंक्शन ये है कि ये बॉडी को अंदर आने से रोकते हैं और वो जर्म्स को या पैथोजेंस को या फॉरेन सब्सटेंसेस को बाहर ही रखने की कोशिश करते हैं। दैट्स व्हाई द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मोस्टली वर्क एज अ बैरियर। और इसमें आते हैं 2 किस्म के बैरियर, फिजिकल बैरियर एंड केमिकल बैरियर। जो फिजिकल बैरियर है इसमें आपके पास आते हैं 2 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर, एक है स्किन और सेकंड को हम कहते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन। अब स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसको हम फिजिकल बैरियर इसलिए कहते हैं क्योंकि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि ये जर्म्स को बॉडी के अंदर आने से रोकते हैं या जर्म्स को सेल तक जाने से रोकते हैं। तो इन दोनों फिजिकल बैरियर की वजह से जर्म्स या पैथोजेंस आपकी खुलियों पे अटैक करने में नाकाम होते हैं और नॉर्मली आपकी बॉडी में डिजीजेस कास्ट नहीं होते। जैसे आप स्किन को देखिए, आपकी पूरे बॉडी को अल्लाह ताला ने कवर किया है स्किन। स्किन इज योर एक्सटर्नल ऑर्गन। स्किन बेसिकली आपके इनसाइड वर्ल्ड को आउटसाइड वर्ल्ड से सेपरेट करती है। स्किन ये एक ऐसा बैरियर है कि इसको हम जर्म प्रूफ कहते हैं, जरासीम इससे पास नहीं हो सकता है। लेकिन बिलफर्ज आप लोग जो सांस लेते हैं या आप लोगों ने फूड लिया, ड्रिंक लिया, तो बिलफर्ज अगर मैं कहूं सांस जब आप लोग लेते हैं, जो एयर आप लोग ब्रीथ करते हैं ना, तो ये एयर जब आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के जरिए से बॉडी के अंदर आती है ना, लंग्स की तरफ, तो ये जरासीम बेसिकली फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं म्यूकस मेम्ब्रेन के साथ। तो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को कवर करता है म्यूकस मेम्ब्रेन, और वो म्यूकस मेम्ब्रेन रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर जो मौजूद जर्म्स होते हैं या डस्ट होते हैं या और जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उसको सेल्स तक जाने से रोकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जी स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन ये 2 ऐसे फिजिकल बैरियर हैं, बायोलॉजिकल बैरियर है, स्ट्रक्चर है, जिसके थ्रू जरासीम सेल तक अप्रोच नहीं कर पाते। नॉर्मली हमारे सेल्स इस पैथोजेंस के अटैक से प्रोटेक्ट हो जाते हैं। फिजिकल बैरियर्स के अलावा दीज आर द केमिकल बैरियर, और इसको मैं केमिकल बैरियर इसलिए कहता हूं क्योंकि ये सर्टेन फ्लूइड्स होते हैं, ये वो आपके साथ केमिकल्स होते हैं जिसके अंदर कुछ हथियार होते हैं, और वो वेपन्स इस केमिकल्स के अंदर जो मौजूद होते हैं ये भी जरासीमों के खात्मे में एक अहम रोल प्ले करते हैं, जिसमें एक है स्वेट, पसीना, सीबम, सलाइवा,
tear, stomach acid, that is for example hydrochloric acid and mucus। तो ये सारे के सारे केमिकल हैं और ये केमिकल भी जरासीमों को सेल पर अटैक करने से रोकते हैं, तो हम इसको केमिकल बैरियर भी कहते हैं। तो फर्स्ट लाइन की मिसाल एक बॉर्डर लाइन की तरह है, जिसकी वजह से जर्म जो है वो बॉडी के अंदर आते नहीं है, और अगर बिलफर्स आ भी जाए तो फर्स्ट लाइन पर ट्राई ये करता है कि हम इस जर्म्स को ये अपॉर्चुनिटी ना दे कि ये आगे जाके हमारे सेल्स को कोई नुकसान पहुंचाए। नाउ डियर्स, फिजिकल बैरियर में हम आगाज सबसे पहले करते हैं स्किन के ऊपर काफ़ी बातें हैं, और ये जो आज का लेक्चर है ये आपके साथ कंप्लीट भी नहीं है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है हमारा जो चमड़ा है ये बेसिकली 3 लेयर से बना है। आउटर लेयर दैट इज कॉल्ड एपिडर्मिस, मिडल लेयर इज कॉल्ड डर्मिस एंड इनर मोस्ट लेयर दैट इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। तो आज का लेक्चर एपिडर्मिस के ऊपर होगा कि एपिडर्मिस दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ स्किन, इसका रोल एज अ बैरियर कैसा है, ये कैसे जरासीमों के खात्मे में, जरासीमों को बॉडी में अंदर आने से कैसे रोकते हैं, एंड हाउ इट वर्क एज अ बायोलॉजिकल बैरियर अगेंस्ट द पैथोजेंस। सो डियर्स, जैसे कि मैंने कहा कि स्किन इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 लेयर, एपिडर्मिस दैट इज द आउटर मोस्ट लेयर, डर्मिस दैट इज द middle layer and hypodermis that is the innermost layer. So dears, we will discuss today epidermis. अच्छा याद रखिए, एपिडर्मिस स्किन का आउटर मोस्ट लेयर तो है, लेकिन एपिडर्मिस में खुद बहुत ज्यादा लेयर्स होते हैं। सो एपिडर्मिस इज बेसिकली द कॉम्बिनेशन ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 लेयर्स। एपिडर्मिस में तकरीबन आपके साथ होते हैं 5 लेयर्स, और डियर्स हर एक लेयर को अगर आप लोग देखें तो हर एक लेयर के अंदर जो सेल्स होते हैं वो आपस में बिल्कुल टाइटली पैक्ट होते हैं। मतलब एपिडर्मिस के अंदर जो लेयर है इसके सेल्स आपस में क्लोजली एक दूसरे के साथ बाइंड होते हैं। यहां पर आपको एपिडर्मल लेयर के सेल्स में कोई इंटरसेल्युलर स्पेस नजर नहीं आता। सो तभी मैंने लिखा है कि एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर एंड इट इज कंपोज्ड ऑफ अबाउट 5 लेयर्स हैविंग टाइटली पैक्ड सेल्स। These cells are very tightly attached to each other and here there is no intercellular space between the cells. Dears, ये अगर मैं कहूं ना कि ये आपके साथ एपिडर्मिस के 5 लेयर है, इसका जो सबसे नीचे वाला लेयर है ना इसका नाम है स्ट्रेटम बेसिलाई, जो सबसे बेसमेंट लेयर है, सबसे आपके साथ नंबर 5th बॉटम वाले जो लेयर है इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम बेसिलाई। स्ट्रेटम बेसिलाई, इसमें स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं जिसको हम कहते हैं केराटिनोसाइट्स, और ये इस लेयर में ही बनते हैं केराटिनोसाइट्स। ये सेल्स बनते हैं एपिडर्मिस के सबसे बॉटम वाले लेयर में जिसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम बेसिलाई। केराटिनोसाइट्स को हम केराटिनोसाइट्स इसलिए कहते हैं बिकॉज दीज सेल्स प्रोड्यूस अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोटीन कॉल्ड केराटिन प्रोटीन। दीज सेल्स प्रोड्यूस केराटिन प्रोटीन। लेकिन डियर, ये सेल्स मीन केराटिनोसाइट जब एपिडर्मिस के बॉटम वाले लेयर में बन जाता है जिसको हम स्ट्रेटम बेसिली कहते हैं, तो ये सेल्स फिर इस लेयर से टॉप लेयर की तरफ मूव करते हैं ये सेल्स, एंड द टॉप लेयर ऑफ एपिडर्मिस इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम। जब केराटिनोसाइट्स बेसमेंट लेयर से टॉप लेयर की तरफ माइग्रेट हो जाते हैं तो इधर ये सेल न्यूक्लियस इसके सेल से डिजेनरेट हो जाते हैं, ये सेल मैच्योर हो जाते हैं, ये नॉन न्यूक्लिएटेड हो जाते हैं, और तब हम इसको कहेंगे डेड। वंस अगेन आप लोग सुने डियर्स, एपिडर्मिस में अप्रोक्सीमेटली 5 लेयर होता है। एपिडर्मिस का जो सबसे इनरमोस्ट लेयर है बॉटम वाला, इसको हम नाम देते हैं स्ट्रेटम बेसिली। इस लेयर में स्पेशलाइज्ड सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स, ये लिविंग सेल्स होते हैं बिकॉज दी सेल जनरेट अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन कॉल्ड केराटिन। लेकिन जब ये सेल्स केराटिनोसाइट स्ट्रेटम बेसिली से माइग्रेट हो जाते हैं टुवर्ड द टॉप लेयर ऑफ एपिडर्मिस कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम, सो दीज सेल्स बिकम नॉन लिविंग, दीज सेल्स बिकम डेड बिकॉज देयर न्यूक्लियाई बिकम डिजेनरेटेड। और तब एपिडर्मिस के टॉप लेयर में केराटिनोसाइट सेल इतने ज्यादा अमाउंट में होते हैं और ये आपके साथ डेड सेल्स होते हैं। डेड सेल इसलिए होते हैं ताकि इसके न्यूक्लियस गायब हो जाए,
इस सेल्स के अंदर स्पेस इतना ज्यादा हो ताकि ये हद से ज्यादा केराटिन मॉलिक्यूल को एक्युमुलेट करता है, क्योंकि आपकी चमड़े में केराटिन की अमाउंट जितनी ज्यादा होती है उतना ही आपका चमड़ा मजबूत होता है, क्रैक्स आने के चांसेस कम होते हैं और ये टफ बैरियर होता है, जरासीम अंदर से अंदर बॉडी में पेनिट्रेट बहुत मुश्किल से होता है। सो डियर्स, ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अभी एपिडर्मिस में आपके साथ होते हैं 3 मेजर सेल्स। यहां पर देखिए मैंने मेंशन किया है कि मेजर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। एक सेल को हम नाम देते हैं केराटिनोसाइट्स, the second cell of epidermis is called melanocyte, and the third cell of epidermis is a very important white blood cell, epidermal dendritic cell. Dears, keratinocytes में इसका एक रोल ये है, जैसे कि आपको मैंने कहा कि इसमें केराटिन होता है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइब्रस प्रोटीन, और केराटिन प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू स्किन। ये आप लोगों के चमड़े को मजबूत रखता है, स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है। एंड डियर, ये जो सेल्स होते हैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये जब एपिडर्मिस के टॉप लेयर दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम में जब ये माइग्रेट हो जाते हैं तो ये सेल डेड होते हैं, और ये सेल डेड होने के साथ साथ ये ड्राई होते हैं। इस सेल्स पे आपके साथ कोई वाटर नहीं होता। तो बिलफर्ज जर्म्स या कोई और एंटीजन पैथोजन अगर आप लोगों के चमड़े के साथ फिजिकल कांटेक्ट में आ जाते हैं तो इसको एपिडर्मिस के टॉप लेयर में जहां पे ये ड्राई सेल्स होते हैं केराटिनोसाइट्स, चूंकि यहां पर वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होती है तो ये जरासीम वाटर की गैर मौजूदगी में ग्रो नहीं कर सकते। सो ड्राई केराटिनोसाइट्स का एक रोल ये है एट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ पैथोजन, बिकॉज माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए वाटर एक इंपॉर्टेंट एजेंट है। जब वाटर नहीं है इसका ग्रोथ रुक जाता है, नॉर्मली आपके स्किन इंफेक्शन का कोई चांस नहीं होता। एंड डियर, द सेकंड सेल इज कॉल्ड मेलानोसाइट। मेलानोसाइट्स को मेलानोसाइट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये एपिडर्मिस के अंदर वो सेल्स होते हैं जो एक डार्कर पिगमेंट प्रोड्यूस करते हैं, दैट इज कॉल्ड मेलानिन। सो हम आसान वर्ड्स में कह सकते हैं मेलानोसाइट्स आर द मेलानिन producing cells of the epidermis, and melanin is the darker pigment, क्योंकि ये आप लोगों के स्किन को डार्कर कलर देता है, आप लोगों के स्किन को ये डार्कर कलर देता है। तो अगर आपके स्किन में मेलानिन की प्रोडक्शन ज्यादा होती है सो योर कलर ऑफ स्किन विल बी मोर एंड मोर डार्कर, लेकिन अगर आपके स्किन में मेलानिन की अमाउंट कम है तो फिर आप लोगों का स्किन लाइटर होता है। अब डियर्स, एक चीज जहन में याद रखें, मेलानिन का एक रोल कलर देना है, लेकिन इसका सेकंड रोल ये है कि सन से कुछ खतरनाक किस्म के शुआए आते हैं डेट आर अल्ट्रावायलेट रेस। ये अल्ट्रावायलेट रेस आप लोगों के स्किन में कैंसर का सबब बन सकता है, लेकिन मेलानिन का एक रोल ये है कि ये अल्ट्रावायलेट रेस को न्यूट्रलाइज करता है और अल्ट्रावायलेट रेस के इफेक्ट को खत्म करता है, जैसे आप लोगों के चमड़े में कैंसर जैसे डिसऑर्डर्स वगैरह खास नहीं होते। सो डियर्स, मेलानिन कलर के साथ अल्ट्रावायलेट रेस को न्यूट्रलाइज भी करता है, ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। आप लोग देखें, जितना आप लोग एक्सपोज हो जाते हैं ना सनलाइट में, जितना ज्यादा आप लोग इंटेंस लाइट को फॉलो करते हैं उतना आप लोगों का कलर डार्कर होता रहता है। उसका वजह यह है कि जितना आप लोग सनलाइट को एक्सपोज होते हैं मेलानोसाइट ज्यादा मेलानिन प्रोड्यूस करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इंटेंस लाइट में मौजूद अल्ट्रावायलेट रेस को न्यूट्रलाइज करे। तो जाहिर बात है स्किन कलर तो आपके साथ इफेक्टेड होगा। सो मेलानिन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पिगमेंट इन योर बॉडी। इसका प्राइमरी फंक्शन कलर देना है, सेकेंडरी रोल यह है कि इट आल्सो न्यूट्रलाइज द अल्ट्रावायलेट रेस एंड प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द स्किन कैंसर। अच्छा डियर, एपिडर्मिस में जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेल है एक व्हाइट ब्लड सेल है जिसको हम एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल कहते हैं। अच्छा, ये जो व्हाइट ब्लड सेल है इसके फंक्शन को समझने से पहले यू हैव टू नो अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट दैट इज एंटीजन। एंटीजन को समझना डियर इम्यून सिस्टम के चैप्टर को समझने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब एंटीजन है क्या चीज, याद रखें, हर उस चीज को हम एंटीजन कहते हैं जो जिस्म के अंदर आके आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करे और आपके इम्यून सिस्टम से एक रिस्पॉन्स बनवाए। हर वो चीज जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम स्टिमुलेट होके कोई ना कोई रिस्पॉन्स देता है,
इस चीज को हम एंटीजन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर डस्ट भी अगर बॉडी के अंदर आए और डस्ट आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करे और डस्ट के एंट्री की वजह से आपका इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स देना स्टार्ट करे, डस्ट को भी आप लोग एंटीजन कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, पोलन ग्रेन, वायरस आया, आपका इम्यून सिस्टम ने वायरस को डिटेक्ट किया, आपका इम्यून सिस्टम स्टार्ट कर देता है रिस्पांस, वायरस को हम एंटीजन कहते हैं। बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोन एटसेट्रा। सो एंटीजन को हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट इन इम्यून रिस्पॉन्स, दीज सब्सटेंसेस आर कॉल्ड एंटीजन। तो मैं कह सकता हूं ना कि एंटीजन की वजह से इम्यून रिस्पॉन्स पैदा होता है। सो एंटीजन को मैं इम्यूनोजेनिक कह सकता हूं। सो एंटीजन आर इम्यूनोजेनिक इन नेचर because it stimulate immune response in our body. So antigens are immunogenic. डियर्स, लेकिन याद रखिए कुछ एंटीजन ऐसे होते हैं ना कि उनकी वजह से आपकी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शन स्टार्ट होते हैं। अब ये जो एलर्जिक रिएक्शन है ये भी इम्यून सिस्टम की तरफ से एक रिस्पॉन्स है, लेकिन जो एंटीजन आपकी बॉडी में एलर्जिक इम्यून रिस्पॉन्स स्टार्ट कर देते हैं तो उस एंटीजन को फिर हम एलर्जेंस कहते हैं और इम्यून सिस्टम के इस रिस्पॉन्स को हम नाम देते हैं एलर्जी रिएक्टिविटी या एलर्जी सेंसिटिविटी। एंड डियर्स, इस एंटीजन्स को हम दो टाइप्स में डिवाइड करते हैं। सम एंटीजन्स आर कॉल्ड सेल्फ एंटीजन एंड सम एंटीजन्स आर कॉल्ड नॉन सेल्फ एंटीजन्स। वो एंटीजन जो आपके बॉडी के अपने सेल्स के सरफेस पर अटैच होता है, जो आपके जिस्म का हिस्सा होता है, उसको सेल्फ एंटीजन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोगों के रेड ब्लड सेल में जो ब्लड ग्रुप एंटीजन होते हैं, तो आपके रेड ब्लड सेल के सरफेस पे या एंटीजन ए होता है या एंटीजन बी होता है या RH एंटीजन होता है। तो रेड ब्लड सेल के सरफेस पे मौजूद जो एंटीजन्स होते हैं इसको हम सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं। और नॉर्मली आपके इम्यून सिस्टम को ये एजुकेशन दी गई होती है कि आपने सेल्फ एंटीजन के खिलाफ रिस्पॉन्स नहीं देना है। वो एक एक्सेप्शन केस है कि आप किसी मिसमैच पर्सन से ब्लड ले जिसके साथ आपका ब्लड ग्रुप मैच नहीं करता, तो रॉन्ग ब्लड ट्रांसफ्यूजन के बाद तो मतलब आपके अपने सेल्फ एंटीजन के खिलाफ एक एबनॉर्मल रिएक्शन ऑफ इम्यून सिस्टम तो आ जाता है, वो एक अलग बात है। लेकिन नॉर्मली आपके अपने इम्यून सिस्टम जो है वो आपके अपने रेड ब्लड सेल के सरफेस पे मौजूद सेल्फ एंटीजन को कुछ नहीं कहते। ये एजुकेट किया जाता है आपके बोन मैरो में, थाइमस में, स्प्लीन में, जहां जहां पे आप लोगों के डिफेंडर्स बन रहे होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं। एंड डियर, सम एंटीजन्स आर कॉल्ड नॉन सेल्फ एंटीजन। अब नॉन सेल्फ एंटीजन फॉरेन एंटीजन होता है क्योंकि इसको आपकी बॉडी माफ नहीं करती है, ये बाहर की दुनिया से आता है। सो दोस एंटीजन दैट एंटर द बॉडी फ्रॉम द आउटसाइड। फॉर एग्जांपल, इधर आप लोग देखिए डियर्स, ये आपके साथ हैं एक वाइट ब्लड सेल, इसको मैं कहता हूं जी वाइट ब्लड सेल। ओके डियर्स, और लेट्स सपोज आपके बॉडी में बाहर से इंटर हो जाता है ये एक बैक्टीरिया है। लेट्स सपोज ये आपके साथ एक बैक्टीरिया है। सो डियर्स, बैक्टीरिया के सरफेस के ऊपर एक मॉलिक्यूल मौजूद होता है एंड दीज मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड एंटीजन। एंड डियर, ये पॉइंट आप जहन में याद रखना कि सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया नहीं, जितने भी माइक्रोबियल पैथोजेंस है, जर्म्स है, उसके सरफेस पे अगर वो वायरसेस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोन्स है, फंजाई हैं, उसके सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एंटीजन बेसिकली इस जरासीमों के रिसेप्टर्स होते हैं, लेकिन दीज रिसेप्टर विच आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजेंस आर नाउन एज एंटीजन्स। इसको हम एंटीजन्स कहते हैं। अब इसको हम माइक्रोबियल एंटीजन्स भी कहते हैं बिकॉज दीज एंटीजन्स आर एसोसिएटेड ऑन द सरफेस ऑफ माइक्रोब्स, और ये माइक्रोब चूंकि बाहर से आते हैं तो हम इस माइक्रोब के सरफेस के ऊपर मौजूद एंटीजन्स को नॉन सेल्फ एंटीजन्स कहते हैं। अभी डियर्स, आपका व्हाइट ब्लड सेल जब इसी बैक्टीरिया के खिलाफ रिएक्शन देता है तो ये रूल प्लीज आप लोग सुनिए। देखते हैं कि बैक्टीरिया के सरफेस पे ये जो एंटीजन होता है ये कैसे आपके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। आपकी व्हाइट ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर भी कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल होते हैं डियर, डेट इज कॉल्ड रिसेप्टर्स। इसको हम नाम देते हैं रिसेप्टर्स। लेकिन रिसेप्टर्स ऑफ जर्म्स आर कॉल्ड एंटीजन। डियर, ये रूल जहन में याद रखें। When the receptor of white blood cell bind to the antigen of bacteria या other virus, so your white blood cell become able to recognize dead pathogens.
और जब आपके वाइट ब्लड सेल पहचान करे कि यार ये तो बैक्टीरिया है, तो आपका वाइट ब्लड सेल स्टिमुलेट होगा और ये भी एक रिस्पांस देगा, इसको किल करेगा। अगर ये फेगोसाइट्स है तो इसको फेगोसाइटोस करेगा, इसको एनगल्फ करके बॉडी के अंदर ख़त्म करेगा। सो डियर्स, इट मीन कि किसी भी वाइट ब्लड सेल जो आप लोगों के इम्यून सिस्टम के डिफेंडर्स है, ये जिस जर्म्स को भी आइडेंटिफाई करना चाहें, सो रिसेप्टर ऑफ द वाइट ब्लड सेल मस्ट बी बाइंड विद द एंटीजन ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, बैक्टीरिया के साथ वाइट ब्लड सेल के बाइंडिंग की वजह से आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, क्योंकि वाइट ब्लड सेल जब एक्टिवेट हो जाते हैं तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हुआ, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स आर द मेजर स्पेशलाइज्ड आर्मी सेल्स ऑफ योर इम्यून सिस्टम। तभी हम कहते हैं कि इस एंटीजन ने इस वाइट ब्लड सेल इस इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया। सो एंटीजन्स को तभी हम डिफाइन ऐसे करते हैं कि एनी सब्सटेंस दैट स्टिमुलेट योर इम्यून सिस्टम या इम्यून रिस्पॉन्स। सो डियर्स, एंटीजन्स कुछ ऐसे भी होते हैं कि वो माइक्रोबियल नहीं होते, बल्कि वो नॉन माइक्रोबियल एंटीजन्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई बंदा सिगरेट स्मोक करता है, उसमें कोई आपके साथ पॉइजनस केमिकल्स है, कार्सिनोजेंस है, वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाता है और उन्होंने भी आप लोगों के इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट किया, तो हम कार्सिनोजन को भी हम एंटीजन कह सकते हैं। लेकिन चूंकि कार्सिनोजेंस डू नॉट एसोसिएटेड विद एनी माइक्रोब, सो दीज आर कॉल्ड नॉन माइक्रोबियल एंटीजन्स। ओके डियर्स, अभी इसी कंसेप्ट को समझने के लिए अभी हम आते हैं, इसी कंसेप्ट को समझने के बाद हम तीसरे सेल के फंक्शन को आसानी में समझ सकते हैं कि एपिडर्मिस में एक वाइट ब्लड सेल होता है जिसको एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल्स कहते हैं। ये एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल जो है, इसको हम दो टाइटल देते हैं। ये फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल भी हैं, जैसे आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी कहा था कि फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल वो होता है जो किसी जर्म्स को फेगोसाइटोस करते हैं, उसको इनगल्फ करते हैं, सेल के अंदर आकर उसको फिर एंजाइम्स के जरिए से ख़त्म करते हैं, उसका कीमा करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। सो इसको फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल भी हम कहते हैं। लेकिन फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल के साथ इसको हम एपीसी भी कहते हैं, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। अब ये क्या मामला है, सो डायग्राम को बड़े गौर से सुनिए डियर्स। ये जो रेड कार्टून आप लोग देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ ये वाइट ब्लड सेल है, डेट इज एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल। ये आपके साथ है एक बैक्टीरिया जो बॉडी के अंदर आया। चूंकि डेंड्राइटिक सेल प्राइमरी फंक्शन ये करेगा कि ये फेगोसाइटोसिस करेगा, क्योंकि ये तो फेगोसाइटिक वाइट ब्लड सेल है, तो ये आउटसाइड माहौल से बैक्टीरिया को इनगल्फ करेगा और इसको डाइजेस्टिव एंजाइम की मदद से टुकड़े टुकड़े करेगा। फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि जी इसके सर्फेस के ऊपर एंटीजन्स भी थे, तो ये एंटीजन समेत मुकम्मल बैक्टीरिया की डाइजेशन हो जाती है इसी वाइट ब्लड सेल के अंदर। तो जब ये वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया को बिल्कुल ब्रेक करे, डाइजेस्ट करे, तो इसमें जो एंटीजन पोर्शन होते हैं, एंटीजन पार्ट ऑफ बैक्टीरिया होते हैं, इसी वाइट ब्लड सेल के सरफेस के ऊपर ये जो आपको वाई शेप मॉलिक्यूल नजर आ रहा है, इसको हम MHC कहते हैं, मेजर हिस्टोकॉम्पैटिबिलिटी। यही एपिडर्मल डेंड्राइटिक वाइट ब्लड सेल बैक्टीरिया के एंटीजन या इसके पीसेस लेके MHC मॉलिक्यूल के जरिए से सरफेस पर डिस्प्ले करेंगे, ऐसे शो करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। अब मीन कि इसी वाइट ब्लड सेल ने MHC मॉलिक्यूल की मदद से इस एंटीजन को सरफेस पर प्रेजेंट किया, डिस्प्ले किया, तो इस वाइट ब्लड सेल के इस एक्टिविटी को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन विद द हेल्प ऑफ MHC मॉलिक्यूल। और जो वाइट ब्लड सेल MHC मॉलिक्यूल के जरिए से एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं, इसी वाइट ब्लड सेल्स को हम कहते हैं एंटीजन प्रेजेंटेशन सेल्स। एंड डियर्स, कोई भी वाइट ब्लड सेल जब सरफेस पे एंटीजन को डिस्प्ले करते हैं, उसके लिए उस वाइट ब्लड सेल के अंदर MHC मॉलिक्यूल का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो डिस्प्लेइंग के बाद इसके सामने महल्ले में रहता है एक और वाइट ब्लड सेल जिसको हम टी हेल्पर सेल कहते हैं। अभी टी हेल्पर सेल घूम रहा है, इसको नहीं पता कि जी डेंड्राइटिक सेल आपके साथ एपिडर्मिस में लगा हुआ है जर्म्स के खिलाफ फाइट करने में। तो ये वाइट ब्लड सेल एक केमिकल को सिक्रीट करेगा एंड द नेम ऑफ दिस केमिकल इज कॉल्ड साइटोकिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है। साइटोकिन केमिकल का रोल एज अ सिग्नल मॉलिक्यूल है। ये साइटोकिन आकर टी हेल्पर सेल को स्टिमुलेट करेगा कि प्लीज आप जरा आ जाएं। एपिडर्मल डेंड्राइटिक सेल ने MHC मॉलिक्यूल के जरिए से एक चीज आपके लिए डिस्प्ले किया है। तो जब टी हेल्पर सेल अपना रिसेप्टर
इसी एंटीजन के साथ बाइंड करे तो इसी टी हेल्पर सेल को आइडेंटिफिकेशन हुआ कि वाओ मीन के बैक्टीरिया बॉडी के अंदर एंटर हुआ है, सो टी हेल्पर सेल स्टिमुलेटेड। तो आप देखें एंटीजन को सरफेस पे डिस्प्ले करने के पीछे राज ये था कि हम टी हेल्पर सेल को किसी न किसी बहाने एक्टिवेट करें ताकि ये मिलकर इस जर्म्स को किल करे, इन्फेक्शन के अगेंस्ट फाइट करे। सो देखें कोई भी वाइट ब्लड सेल किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना चाहता है, सो वो आइडेंटिफाई करेगा थ्रू रिसेप्टर। सो व्हेन रिसेप्टर ऑफ द टी हेल्पर सेल बाइंड टू द एंटीजन that is displayed by the epidermal dendritic cell on the surface with the help of MHC molecule, T helper cell get stimulated and it will show immune response against that bacteria. Thank you so much dear student. बहुत गौर से सुनिए एक एक वर्ड। और आज का जो लेक्चर है ये सिर्फ एपिडर्मस तक है, ये टॉपिक जो है ये अभी इनकम्प्लीट है। उसके बाद इंशाल्लाह डर्मस और इसके बाद फिर हाइपोडर्मस और उसके बाद फिर हम अपने यूनिट को आगे इंशाल्लाह प्रोसीड करेंगे। थैंक यू सो मच, दुआ में याद रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड।